नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र, आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। इधर देखो कुछ लिखा हुआ है आरंभ बैच और एसएससी एमटीएस 2025। भाई साहब प्रैक्टिस सेट 6-5 कर चुके हैं, छठा प्रैक्टिस सेट आपके सामने रहेगा। केवल प्रैक्टिस सेट लगा लो अगर एसएससी एमटीएस आपको क्लियर करना है। ठीक है, ज्यादा माथापच्ची नहीं कर ली तो केवल प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दे लो। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आए हुए क्वेश्चन है, एमटीएस 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। और जो भी पैटर्न रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, लगभग सभी कॉन्सेप्ट या जो भी पैटर्न है वो इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित रहेगा एसएससी एमटीएस 2025 में। इसीलिए आपको दोहरा रहा हूं कि आप केवल प्रैक्टिस सेट लगा लो। क्वालिफाइंग नेचर है, केवल 6 से 7 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपकी इच्छा है, ज्यादा टाइम मिल रहा है, आपको बच रहा है टाइम आपके पास, तो आप क्वेश्चन 6-7 की जगह 15-16 भी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें लगभग 13 से 15 क्वेश्चन, आप 15 एवरेज 15 क्वेश्चन मान सकते हो। लगभग नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कॉस्मो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, रोजाना करवाया जा रहा है, एक दिन भी गैप नहीं आ रहा। 5 दिन क्लासें हो चुकी है, आज है प्रैक्टिस सेट 6 की। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। देखो करते हैं शुरुआत। यह है प्रैक्टिस सेट 6। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक तालिका दी हुई है। क्या दी हुई है? एक तालिका दिख रही है आपको। इसमें 5 शहरों में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या को दर्शाया गया है। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर दे। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि मुंबई और पुणे में पुरुषों की कुल जनसंख्या तथा जबलपुर और बेंगलुरु में महिलाओं की कुल जनसंख्या के बीच का अंतर। यहाँ शहर दे रखे हैं, यहाँ शहर दे रखे हैं। देखो कानपुर दे रखा है, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो, अब देखो कानपुर दे रखा है, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और जबलपुर। यहाँ जनसंख्या दे रखी है कि टोटल पॉपुलेशन ये है, और उनमें से पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, वो यहाँ पे दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मुंबई और पुणे में पुरुषों की कुल जनसंख्या। मुंबई कहाँ पे है? ये रहा मुंबई, ये रहा मुंबई, सॉरी ये रहा मुंबई और ये रहा पुणे। इन दोनों में अपने को क्या चाहिए? पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पे पुरुष कितने हैं? 5। कितने में से? टोटल 6 में से। और टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है? ये दे रखी है भाई साहब 1818 पुणे में। और इसी के साथ साथ अपने को क्या निकालना है? मुंबई में कितने हैं पुरुष? 3। तो किस में से? टोटल 7 में से। और जनसंख्या टोटल कितनी है? 1547। तो ये मेल की संख्या यानी पुरुषों की संख्या हो गई। मुंबई में और पुणे में मिलाकर पुरुषों की संख्या ये हो गई। ठीक है, अब महिलाओं की संख्या निकालनी है। कहाँ? जबलपुर में और बेंगलुरु में। ये रहा जबलपुर, कहाँ पे? सॉरी ये रहा जबलपुर है और ये रहा बेंगलुरु। अब यहाँ क्या चाहिए अपने को? या महिलाओं की संख्या चाहिए। कहाँ कितनी है महिलाओं की संख्या? जबलपुर में देखो 5 है। टोटल कितनी? 9 में से 5 महिलाएं। और वास्तव में कितनी है? 1089। 1089। यहाँ अपन ने कुछ कर दिया था, 188 नहीं 1818 थी। यहाँ कितनी थी? 1818। 1818 थी, अपन 1818 ही लिख लेते हैं यहाँ, 1818। ठीक है, अब जबलपुर निकाल लिया। बेंगलुरु में कितनी महिलाएं? 3। टोटल 7 में से। और वो एक्चुअल में है कितनी जनसंख्या? 1547। ये महिलाओं की संख्या आ गई, ये फीमेल की संख्या आ गई अपने पास। पूछ क्या रहा है कि इन कुल जनसंख्या के बीच का अंतर है, इन दोनों में अंतर दिखाना है। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी बता दो, इनका अंतर बता दो तो घटाओगे। आप देख रहे हो ये भी 1547 का 3/7 है, ये भी 1547 का 3/7। मतलब ये संख्या अपने को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों संख्याएं कट रही है। अब केवल अपने को इनमें देखना है। अंतर देख लो, महिलाओं का सॉरी पुरुषों का और महिलाओं का अंतर निकालेंगे तो ये संख्या तो कट जाएगी, बचेगी ये वाली। तो 6 का भाग दो, 6 18 0 और 6 18 कितनी गई? 5 3 15 और 5 3 15। 1515 में से ये गाड़ दो, 9 एकम 9, 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ठीक है, 121 को 5 से गुणा करोगे तो 5 और 12 पंजे 60। 1515 में से 605 गया तो कितना बचेगा? ये 0 1 और 9।
910। ऑप्शन नंबर 4। कितना अंतर आया? 910 का। यहाँ आप देखेंगे कि अपन ने ये संख्या नहीं ली। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। 1547 का 3/7 यहाँ पर भी है, पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है, मतलब ये दोनों संख्याएं कट गई। अंतर ही तो निकालना है। अगर इनमें से ये घटाएंगे तो देखो ये वाली कट जाएगी, बचेगी ये वाली। 1515 में से 605 का निकाल दो, 910। कितनी जनसंख्या बची? अंतर कितने का आया? 910 का। देखो आप बढ़े क्या आगे की ओर? चले आगे किस अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट। दिवाली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई दुकान है, उसकी मालकिन है कौन? रजनी। अपने ग्राहकों को एक छूट योजना देती है कि जो छूट योजना है उसमें क्या है कि 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर उन्हें 5 सजावटी बल्ब मुफ्त में मिलेंगे। तो रजनी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावित प्रतिशत छूट क्या है? मतलब 5 फ्री में आ गए। 15 तो खरीदे, 15 खरीदने पर, 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर, 15 बल्ब खरीदने पर 5 बल्ब मुफ्त में मिल रहे, फ्री में आ रहे हैं। 15 खरीदने पर 5 फ्री में आ रहे हैं। तो डिस्काउंट कितने का रहा है? छूट कितने की रही? मतलब फ्री में आए कितने? 5। कितने में से टोटल कितने आ गए? टोटल भाई साहब 20 आ गए अपने पास। 20 ले आए अपन खरीद करके, या जो रजनी है वह अपने ग्राहकों को टोटल 20 बल्ब दे रही है, उनमें से 5 फ्री में दे रही है। तो छूट कितने की हुई? 5 बल्ब की। कितने बल्बों पर? टोटल 20 पर, गुणा में 100, परसेंटेज निकालना है। क्यों? क्योंकि प्रभावी प्रतिशत छूट पूछ रहा है, परसेंटेज छूट पूछ रहा है। कितने की मिली? 5 बल्ब की छूट कितने पे? 15 और 5 20 पे। टोटल 20 लेके आए, या 20 वो दे रही है रजनी अपने ग्राहकों को। एक ग्राहक को 20 बल्ब दे रही है, उनमें से 5 मुफ्त में दे रही है। तो टोटल दे कितने रही है? 20 दे रही है, और मुफ्त यानी छूट कितने की दे रही है? 5 बल्ब की। तो 5 बल्ब की छूट टोटल 20 बल्ब पे गुणा 100। कितना? 20 पंजे 100, 5 गुणा 5 कितना होता है? 25%। ये आगो भाई साहब, ये कहा आगो? ये आगो भाई साहब प्रभावी प्रतिशत छूट आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3। केवल एक लाइन का, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो केवल यही आप देख रहे हो, लैंग्वेज यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना तगड़ा मोटा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन की यार क्या करे, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, अपना तो बेड़ा गर्क है। नहीं भाई साहब कुछ नहीं है इसमें, केवल सिंगल स्टेप का क्वेश्चन, सिंगल स्टेप में आंसर। आई बात समझ में? बड़े आगे की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक फिल्म के 24 टिकटों की कीमत कितनी है? 768। मतलब 24 टिकट की कीमत कितनी है? 768। पूछ क्या रहा है? उसी फिल्म के 32 टिकटों की कीमत क्या होगी? यहाँ मान लीजिए कि सभी टिकटों की कीमत समान है। 24 की दे रखी है कितनी? 768। 32 की पूछ रहा है, 32 टिकट का मूल्य पूछ रहा है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप भी दोगे। जैसे 5 लोग साथ में फिल्म देखने जाते हैं, एक टिकट का मूल्य मान ले 200 रुपए है, तो 5 टिकट का कितना हो जाएगा? 2000। इसी प्रकार से, सॉरी, एक टिकट का अपन ने 200 माना तो 5 का 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 टिकट का मूल्य दे रखा है, 32 का पूछ रहा है। तो यहां से देखो एक टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा? एक टिकट का मूल्य निकालने के लिए 768 में 24 का भाग दे देंगे। अपने को 32 का निकालना है तो 32 से गुणा कर दो। 32 का निकालना है तो 32 से गुणा कर दो। देखो 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 8 चौक 32। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, और 5 दिया 15, और 6 तिया 18। 256 को 4 से गुणा करोगे, 256 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1024। 1024, ये लो ऑप्शन नंबर 4। हम्म। आयो कहीं समझ में? आ रहा है ना समझ में सभी के? बड़े आगे की ओर। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, आप देख लो, आप एनालिसिस करो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले हैं। इन दो चीजों पर गौर करो, दोनों बातों पर।
इसी प्रकार के आने वाले हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर भी 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करो। एक इधर देखना इस बात को कि 25% का लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन इस बात को समझना, क्रय मूल्य पर बेच रहा है मतलब 10 रुपए, मान लो दूध खरीद के लाया 60 रुपए में और बेच रहा है 60 रुपए में, तो लाभ किसकी वजह से हो रहा है? लाभ हो रहा है भाई साहब जो पानी मिलाया है ना दूध में, उसकी वजह से। दोस्तों लाभ किसकी वजह से हो रहा है? जो दूध में पानी मिलाया है उसकी वजह से। इसको 25% को क्या लिखेंगे? 25% को 1/4, मतलब ये तो क्रय मूल्य है और ये क्या है? प्रॉफिट है। क्रय मूल्य है किसका? दूध का, मतलब 4 दूध पे 1 पानी। आई क्या बात समझ में? लाभ किसकी वजह से हो रहा है? पानी मिलाने की वजह से, मतलब जो एक ऊपर प्रॉफिट है ना वो क्या है? वही है भाई साहब पानी का अनुपात। और जो नीचे सीपी अपन ने माना, क्रय मूल्य माना, वो क्या है एक्चुअल में? वो है दूध, मतलब जितना खरीद के लाया था उतना ही बेच रहा है, मतलब 4 दूध लाया था, 4 यूनिट लाया है। प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है किसकी वजह से? जो उसने पानी ऐड किया है, अन्यथा प्रॉफिट नहीं होता कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। मान लो 60 का खरीद के लाया था दूध, 60 में ही बेच रहा है, लेकिन लाभ हो रहा है, उसका कारण है पानी मिला हुआ। जो पानी मिलाया है ना उसकी वजह से लाभ हो रहा है। तो यहां से आप, ये किसका अनुपात है? वाटर का, पानी का, और ये किसका हो गया? मिल्क यानी दूध का, 1:4। समझे इस बात को? नहीं समझे तो इधर देखना, इधर देखना। ये तो आपका एक शॉर्ट मेथड हो गया, जिसके समझ पल्ले पड़ा वो समझ लेना, जिसके नहीं पड़ा वो इधर देखो। मान लेते हैं दूध के लिए क्रय मूल्य 10 kg दूध लाया और 1 kg का मूल्य 60 रुपये के हिसाब से कितने टोटल खर्चा या लागत मूल्य कितनी हो गई? 10 kg दूध था, है ना? 1 kg दूध का मूल्य 60 रुपये है, तो टोटल कितने रुपए दे आया? 600 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है दूध को, मतलब 60 रुपये पर ही बेच रहा है, लेकिन किंतु परंतु बात क्या है कि 10 kg दूध में कुछ पानी मिला रहा है, मान लेते हैं वो पानी क्या है? x kg है। कितना पानी मिला रहा है? x kg, ठीक है। और बेच किस में रहा है? वही 60 रुपये में। तो भाई साहब लाभ हो रहा है किसका? 25% का, मतलब इस पर 25% का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का 25% लाभ के बाद ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 600 का 25% निकालेंगे तो 150, इसमें 150 जोड़ो तो 750। 25% लाभ हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई? 750, ठीक है। अब देखो गुणा करो इसको, 600 प्लस 60x बराबर 750, ठीक है। 600 को उधर ले जाके घटा दो तो 60x की वैल्यू कितनी आ गई? 150, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब जो पानी था वो कितना मिलाया था वो आ जाएगा 150/60। 0 से 0 गई, 3 से कट रहा है कितना? 5 बार, 3 से ये 2 बार, मतलब साढ़े साढ़े दो, मतलब 2.5 नहीं, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2.5 कुछ नहीं होता, सॉरी, 2.5 लीटर। कितना? 2.5 लीटर, मतलब 2.5 लीटर कितना पानी मिला दिया। दूध कितना था? 10 लीटर, सॉरी केजी नहीं, लीटर में लेना चाहिए था। अब आप बोलोगे कि मार साहब कहीं पढ़ा रहे हैं? मार साहब सही पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा हो जाती है यार। 10 लीटर मान लेते हैं, 10 लीटर, ये लो, अब सही है ना? दूध था कितना? 10 लीटर, पानी मिला दिया कितना? 2.5 लीटर। पूछ क्या रहा है कि पानी और दूध का अनुपात बता दो। पानी और दूध का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। पानी कितना है? 5/2। दूध कितना है? 10। देखो काटो, 5 से ये 2 बार, तो 1 2 को उधर ले जाके गुणा कर दो, 1:4। वही चीज आपके सामने जो पहले थी वही आपके सामने अब है। आई बात समझ में? क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है तो लाभ किसकी वजह से हो रहा है? जो पानी में ऐड किया गया, मिलाया गया, उसकी वजह से। बस केवल ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित, जो नीचे लिखा हुआ है दंड आरेख,
वर्ष 2020 में 5 कंपनियां पी, क्यू, आर, एस और टी की आय और व्यय को दर्शाता है। किसी कंपनी का प्रतिशत लाभ या हानि इस प्रकार दिया गया है कि जो लाभ या हानि होगा उसका फॉर्मूला दे रखा है, लाभ या हानि का आई माइनस ई बटे ई गुणा 100, जहां आई क्या है, इनकम यानी आय, और ई क्या है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यदि 2020 में कंपनी आर की आय 2020 में दे रखा है कि जो भी पांचों कंपनियां हैं उनका आय और व्यय जो भी लेखा जोखा दे रखा है वो 2020 में दे रखा है। लेकिन यदि 2020 में कंपनी आर की आय 2019 में उसकी आय से 10% अधिक थी, 20 में आय कंपनी आर पे आ जाओ। कंपनी आर के लिए आय कितनी है 2020 में? 2020 में आय कितनी है? 88 है, और वे कितना है? ये है 90। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 2020 में कंपनी आर की आय 2019 की तुलना में 10% अधिक थी। 10% अधिक थी, इसका मतलब 1/10, मतलब 2019 में 10 थी ना, तो दो एक ज्यादा कितना 2020 में कितनी हो गई? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी? 88 है, तो 2019 में निकाल लेंगे यहां से। 2019 में आय कितनी हो जाएगी? 2020 में 10% ज्यादा है, इसका 10% 19 की तुलना में 20 में 10% ज्यादा है, मतलब 11 की वैल्यू 88 है, सॉरी 11 की वैल्यू कितनी है? 88। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 की वैल्यू कितनी है? 88। एक की वैल्यू 8। अपने को चाहिए किसकी? 10 की वैल्यू, तो 10 को गुणा कर दो, इसको 10 को गुणा करोगे तो 80, मतलब 2019 में आय कितनी आ गई? 80 आ गई। पूछ क्या रहा है? 2019 में 30% का लाभ हुआ, लाभ परसेंट कितना हो रहा है? और लाभ का फॉर्मूला ये दे रखा, कहाँ पे? ये वाला लाभ का फॉर्मूला ये दे रखा, कितना लाभ हो रहा है? 30% का, बराबर। पूछ क्या रहा है? तो 2019 में लगभग व्यय कितना होगा? एक्सपेंडिचर ई की वैल्यू पूछ रहा है। आई क्या है? 80 माइनस ई अपॉन ई गुणा में कितना? 100%, ये दे रखा है। और यहां से केवल केवल क्या ज्ञात करना है? अपने को ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, केवल और केवल ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। परसेंटेज से परसेंटेज गया ना। अब देखो, ई को इधर गुणा कर दो, ई को इधर गुणा कर दो, तो कितना आएगा? यहां बता रहा हूं मैं, 30 ई बराबर 100 को गुणा कर दो 8000 माइनस 100 ई। ठीक है, ई को इधर ले आओ, क्योंकि माइनस का 100 ई है, इधर आके प्लस का 100 ई हो जाएगा, तो कितना? 130 ई। और ये कितना हो गया? 8000। एक जीरो से एक जीरो गई, ई बराबर कितना? 800/13। जब 800 में 13 का भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 13 छिकी 78, फिर 20, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, और 13 चौको 52, लगभग 61.54। 61.54, ऑप्शन नंबर 2। ये आया क्या थोड़ा बहुत आपके समझ में? ये केवल ये बोलना चाह रहा है कि 2019 में जो आई थी उसका 10% एक्स्ट्रा थी। कब? 2020 में। 2020 में आई कितनी? 88। 2019 की तुलना में 10% ज्यादा है, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब 10, अगर 19 में 10 यूनिट है तो 20 में कितनी? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू 88, एक की 8, तो 10 की वैल्यू 80, मतलब 2019 की आय आ गई कितनी अपने पास? 80 आ गई, 80 यानी 80। अब देखो यहां से बोल रहा है कि जो लाभ है वो 30% है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। आगे क्या करेंगे? अपने पास लाभ दे रखा है और इनकम आई दे रखा है, दो चीजें दे रखी है, तीसरी चीज पूछ रहा है क्या? ई पूछ रहा है, इन एक्सपेंडिचर यानी व्यय पूछ रहा है। इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, अपन ने नहीं दिया, अपन ने कोई इसमें कानून नहीं लगाया, क्वेश्चन दे रखा है, एमटीएस ने खुद ने दिया, एसएससी ने, कि ये इस फॉर्मूले का यूज करो और मेरे को एक्सपेंडिचर व्यय बता दो। ठीक है, ये खुद पूछा है, अपन ने कुछ ज्ञान नहीं लगाया, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। बड़े यहां से ई की वैल्यू 61.54 लाख में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है,
यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए व्यक्ति की गति क्या होनी चाहिए ताकि वह समय पर घर पहुंच जाए, गंतव्य पर पहुंच जाए, ये पूछ रहा है। अब देखो यहां से 1 घंटे को मैं क्या लिख दूं कि 60 मिनट में उसको 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, ये टारगेट है उसका कि आपको 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब क्या होता है कि मेरे जैसा कोई आलसी था तो वो क्या हुआ कि यदि वह कुल समय के 1/3 समय में, मतलब टोटल 60 मिनट का 1/3 कितना हो गया, 20 मिनट। 60 मिनट का 1/3 कितना हो गया, 20 मिनट में 1/4 दूरी तय करता है। टोटल दूरी का 1/4, टोटल दूरी कितनी थी 8 किलोमीटर, उसका 1/4 निकालेंगे तो 2 किलोमीटर। मतलब भाई साहब 20 मिनट में केवल 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब क्या पूछ रहा है, शेष समय में कितना समय बचा अपने पास, 40 मिनट। उसको 40 मिनट में कितनी दूरी तय करनी है, 40 मिनट में दूरी तय करनी है, कितनी बची 6 किलोमीटर। 40 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो स्पीड बता दो, चाल बता दो, क्या होगी स्पीड। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, समय कितना है 40 मिनट। तो मिनट को अपने को क्या करना है, घंटे में बदलना है। क्यों, क्योंकि जो गति पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 40 को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा। ये इसकी स्पीड आ गई, गति आ गई किसकी, किलोमीटर पर आवर में। 0 से 0 गया, 6 गुणा 6 36, 36 में 4 का भाग दोगे तो कितना आया 9 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई भाई साहब उसकी गति। दोस्तों क्या आ गई गति, कितनी 9 किलोमीटर पर आवर। बड़े आगे की ओर, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, बड़े आगे। नेक्स्ट, 3,000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3,000 का कितना 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का 6% तो 5 वर्ष का कितना 30%। तो 3,000 का 30% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गयो, कितना बचा 30 गुणा 30 कितना होता है 900। ऑप्शन नंबर 2, कितना इजी क्वेश्चन। व्यापारी ए 45% की एकल छूट देता है और व्यापारी बी समान अंकित मूल्य वाली एक समान वस्तु पर 35% और 10% की दो क्रमागत छूट देता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 539 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य क्या है 100x है, एमआरपी कितना है 100x है। ठीक है, अब व्यापारी ए आता है और उस पर 45% की छूट देता है, मतलब कितने की छूट हो गई 45x की। तो x का 45% निकालेंगे तो 45x। ये व्यापारी ए अपना छूट दे दिया, एक छूट देता है एकल छूट। व्यापारी बी आ गया, अब बी भाई साहब बी आके क्या करता है दोस्तों, बी क्या करता है कि समान अंकित मूल्य वाली वस्तु पर पहले तो 35% की छूट, फिर क्या करता है 10% की छूट, क्रमागत दो छूट देता है। कैसे निकालेंगे, इसके बराबर एक छूट कैसे निकालेंगे, 35% प्लस 10% माइनस 35 गुणा 10 बटे 100%। ये एक छूट हो जाएगी इसकी, मतलब व्यापारी बी के द्वारा दी गई टोटल छूट, क्योंकि अलग अलग छूट है इसको एक छूट भी बनाएंगे कि ए ने तो 45x की छूट दे दी लेकिन बी भी तो कुछ छूट देगा, तो वो कितनी दे दिया 35%, उसके बाद 10%, दो कर्मी की छूट दे रहा है। तो उसके बाद कितनी टोटल छूट कितनी हो जाएगी, टोटल रुपए की या टोटल मूल्य में छूट कितनी हो जाएगी वो ऐसे निकालेंगे। 35% प्लस 10% मतलब दोनों को जोड़ दिया, इसमें से दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे दिया और घटा दिया। 35 और 10 कितनी हो गई 45%, माइनस ये कितना हो गया 350 में अपन 100 का भाग दोगे आप तो 3.5%, तो कितना बचा 41.5%। बीच ए छूट दे रहा था 45x की, ठीक है, कितनी छूट दे रहा था 45% की, जबकि बी छूट दे दिया कितना 41.5%, यानी इसका निकालू मैं 41.5% तो कितना होगा 41.5x की। अब देखो
व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट कितनी 45x, व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से ये जो ए दे रहा है ना बी की तुलना में कितना ज्यादा है, यहां से यहां देखना कितना ज्यादा है, यहां देखना 3.5x, कितना ज्यादा है 3.5x, और यहां रुपयों में कितना ज्यादा है, रुपयों में कितना ज्यादा है 539। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो अपने पास अंकित मूल्य आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य क्या है 100 गुणा x है, यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, 10 हटाओ तो नीचे 10 आ गया। यहाँ क्या हुआ 35/10 गुणा x की वैल्यू इतनी, तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को इधर गुणा कर दो तो 5390/35 ले जाके ये x की वैल्यू आ गई। अपने को एमआरपी अंकित मूल्य निकालना है, यहां रख दो 100 गुणा 5390 ठीक है। 7 से काटो, 7 से इसको काटो तो 7 7 49, फिर कितना बचा 4 तो 7 7 49, 770, और ये कितना बचा 5 बार। ठीक है 770 में 5 का बार फिर से काट दो 5 से, कितना बार 5 से काटोगे 15 5 75, और कितना बचा 75, 20 बच गया, 5 और 20, तो 154 गुणा 100 कितना हो गया अंकित मूल्य 15,400। 15,400 यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। दो आदमी थे या दो व्यापारी थे, दो ट्रेडर थे, एक ने 45% की छूट दी मतलब 45x की, दूसरे ने छूट दी कितनी 41.5 यानी 41.5x की। ठीक है, दोनों छूट में डिफरेंस कितने का आएगा 3.5 का, और रुपयों में कितने दे रखा है 539 का। यहां से x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू ले जाके एमआरपी वाले मूल्य में यानी 100 गुणा x वहां पे रख दी, कितना आया 15,400। कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालनी है और रख दिए, कहीं और से वैल्यू निकाल के कहीं और रखनी है, बस यही करना होता है मैथ में। बार ग्राफ का अध्ययन करना है जो दिया हुआ है सामने आपके सामने, और जो प्रश्न दिया है उसका निकालना है क्या उत्तर। बार ग्राफ 2018 से 22 के दौरान 5 वर्षों में एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। 5 वर्ष 18 19 20 21 और 22। ठीक है, 5 वर्षों में कंपनी की आय और व्यय को दर्शा रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है किस वर्ष में आय और व्यय का अनुपात दूसरा सबसे अधिक था, दूसरा सबसे अधिक था 2018 में लेंगे। आय और व्यय का अनुपात, आय कितनी है 18 में 225 और व्यय कितना है 175, 225 और 175, 25 का भाग जा रहा है ना, 25 नाम 225 और 25 साथ 175, कितना आएगा लगभग 7 एकम 7, 2/7 1.28। 2019 में देखो, बस केवल अपने को चेक करना है अनुपात जो सबसे ज्यादा रहा, दूसरा अनुपात, दूसरा सबसे अधिक वाला अनुपात कौन सा है उस पर टिक लगाना है। 2019 में देखो 300/250, 0 से 0 गया, 5 से कटा है 6 बार, 5 से गए 5 बार, कितना आया 1.2। इसी प्रकार 2020 में देख लेते हैं। 2020 में देखो 300/225, 225। ठीक है, 25 से कितने बार 75 से काट दो, ये 4 बार, 75 से काटोगे तो ये 3 बार, कितना 1.33। 2021 में देखो इसी प्रकार से आय कितनी 250 और वे कितना 150, 25 और 5 थी 15, कितना 1.66। ठीक है, नेक्स्ट 2022 में, 2022 में कितना 225/200, 25 नाम 225 और 25 अट्टे 225, कितना आएगा 1.1/8 बच गया तो 12। अब देख लो इनमें सबसे अधिकतम कौन सा है, आप देखो कि सबसे अधिकतम कौन सा है, सबसे अधिकतम है 2021 में। ठीक है, दूसरा इसके अलावा दूसरा सबसे अधिकतम कौन सा है, ये है 2020 में, तो ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सबसे अधिकतम जो भी अनुपात है वो पूछ रहा है, क्योंकि पहला कितना है 1.28, जबकि 2018 में 1.28 है, 2020 में 1.33 है। न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम 2022 में कितना 1.12, दूसरा सबसे न्यूनतम 2019 में 1.2। आई क्या समझ में, बढ़े आगे की ओर अगले क्वेश्चन की ओर।
एक बार आप देख लो, इसको समझ लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इधर। ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। इनका वेतन का अनुपात दे रखा है और बोल रहा है कि इनकी बचत है वो बराबर है यदि, इफ यानी यदि ए का व्यय उसके वेतन का आधा है, ए का व्यय उसके वेतन का आधा है। ये इनका दे रखा है वेतन, इनकम दे रखी, आय वेतन दे रखा है। अनुपात हटाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2x 3x। ये ए का वेतन हो गया, ये बी का वेतन हो गया। और बोल रहा है कि यदि ए का व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर यानी व्यय, ठीक है। देखो यहां देखना, इनकम यानी वेतन यानी आय, तीनों चीजें एक ही है। इसमें से एक्सपेंडिचर यानी व्यय कम करता हूं, टोटल आय में से खर्चा हटाते हैं तो क्या बचता है, बचत। तो वो यहां आ जाएगी अपने पास बचत। अब देखना दोनों की बचत बराबर है, ये अपने को बोल रहा है कि उनकी बचत बराबर है। लेकिन एक स्टेटमेंट और दे रहा है, उस पर ध्यान देना कि ए का व्यय मान लेते हैं, व्यय कितना है, ए का वाई मान लेते हैं कि ए का व्यय वाई जो माना है अपने, उसके वेतन का, ए के वेतन का कितना है, ए का वेतन 2x का आधा है। कितना आया, ए का व्यय कितना आ गया, खर्चा कितना आ गया, ए का x आ गया, तो x आ गया। आय ए की कितनी है, 2x है, उसमें से खर्चा x निकाल दोगे तो बचेगा क्या, x बचेगा। 2x में से x गया तो क्या बचा, x बचा। अब बोल रहा है कि उनकी बचत बराबर है, मतलब ए की बचत x है तो बी की बचत भी क्या रहेगी, x ही रहेगी। तो इसका खर्चा कितना रहेगा, 2x, क्योंकि x कैसे आएगा, 3x में से 2x चला जाएगा तो 3x में से 2x निकल गया, खर्चा हो गया 2x का, तो बचेगा क्या, बचत बचेगी। और दोनों की बराबर है, वो x है। पूछ क्या रहा है, तो बी अपनी आय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करता है, कितना खर्च किया, व्यय कितना गया 2x, आय कितनी है 3x, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 गुणा 100 कर दो, x से x चला गया, कितना आया 66.66%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई बात समझ में, अच्छे लगे आप सभी को क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया थे। ठीक है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक शायद आपको थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो एक दो क्वेश्चन को छोड़कर अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपके समझ में नहीं आया, आपको आप उसको नहीं कर पाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन दे रखा है। अर्धगोला कैसा होता है, ऐसा होता है भाई साहब, इसका आयतन, इसका आयतन दे रखा है, ये अर्धगोला है। क्या हो रहा है ये अर्धगोला है, ठीक है। इसका आयतन दे रखा है, क्या होता है अर्धगोले का आयतन, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब टोटल गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो आधा कर दो, अर्धगोला का निकालना है तो आधा कर दो, 2/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, r यहाँ की त्रिज्या है। और ये कितना दे रखा है, 486। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगी त्रिज्या, कितनी आ जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो 2/3, पाई को क्या लिखेंगे, सॉरी लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 486 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई गया, 2 से काटोगे आप तो कितना आएगा, 2 और 4 और 3 243। r क्यूब बराबर 243 गुणा 3, क्योंकि 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना आया 729। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई, 9। त्रिज्या कितनी आ गई अर्धगोले की, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, यदि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या को 3 गुना कर दो, 27 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या को 3 गुना 27 सेंटीमीटर कर दिया तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या को 3 गुना करने के बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के बता दो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, गोले का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर।
आर कितना है 27, 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729, करो गुणा, कितना हो जाएगा 1458 पाई। अब देखो मैंने पाई क्यों रखा, क्योंकि दो ऑप्शन में पाई था। ऑप्शन नंबर 2, त्रिज्या 3 गुणी करके अपने को केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। केवल ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। जो एडवांस मैथ है इसमें केवल अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूले पता होना चाहिए। चाहे एलजेब्रा ले लो, मेंसुरेशन ले लो, ज्योमेट्री ले लो, ज्यामिति ले लो, निर्देशांक ज्यामिति ले लो, या आपकी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति ले लो। अगर आपको फॉर्मूलों का ज्ञान है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है कि अंकगणित या अर्थमेटिक में क्या होता है, घुमा फिरा के देता, एक क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है, अपने को खेला करा देता है उसमें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अगर आप फॉर्मूलों का पता है, अर्धगोले का क्या होता है, गोले का पता है तो अर्धगोले का निकाल लेंगे। यहाँ से कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पता है तो अर्धगोले का निकाल लेंगे। आधा कर दो, टोटल कितना होता है, गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पूछ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है। केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। चलो, और हाँ, कोस्मो एकेडमी जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करो, आप दोस्तों के साथ शेयर किया करो, बताया करो उनको कि एक एकेडमी ऐसी है जो अपने लिए कुछ मेहनत कर रही है। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, अलग अलग आपकी क्लासें चल रही है। ऐसे नहीं कि इतने क्वेश्चन है और कुछ नॉर इजी जी वाले क्वेश्चन उठा के यहाँ रख दिया और आपको सॉल्व नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके आप भी देख पा रहे होंगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। ठीक है, मुकाम तक पहुंचिए, एसएससी एमटीएस को क्रैक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।